अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर के बारे में डिस्कस किया था और हमने ये देखा था कि टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स होते हैं जो कि कॉमनली यूज हो रहे हैं। वन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर, अदर वन इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर। इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर्स जिन्हें हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स भी कहते हैं, ऐसे कंस्ट्रक्टर से जिन्हें कंपाइलर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर देता है विदाउट टेकिंग एनी आर्गुमेंट्स और बाय टेकिंग डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। जबकि एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर्स की एग्जीक्यूशन डिपेंड करती है यूजर वैल्यूज के ऊपर। जब हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तब एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर्स के ऑब्जेक्ट को हम आर्गुमेंट्स भी प्रोवाइड कर देते हैं। मींस हम वहां वैल्यूज स्पेसिफाई कर देते हैं जो कंस्ट्रक्टर गेट करके उसकी एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर देता है। अब हम एक टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे और वो टेक्निक क्या है? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। बच्चों, इसे डिस्कस करने से पहले आपको रेफरेंस देता चलूं, लास्ट चैप्टर के अंदर आपने फंक्शन ओवरलोडिंग का टॉपिक पढ़ा था। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या थी कि एक से ज्यादा फंक्शंस विद सेम नेम लेकिन डिफरेंट प्रोटोटाइप्स जब एक ही प्रोग्राम में यूज हो रहे हो तो क्या कहलाते थे? फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाते थे। अब हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और आपको फंक्शन और कंस्ट्रक्टर्स के दरमियान डिफरेंस तो पता है। हमने तीन टर्म्स पढ़ी, एक यूजर डिफाइंड फंक्शंस, एक मेंबर फंक्शंस और एक कंस्ट्रक्टर्स। यूजर डिफाइंड फंक्शंस और सिंपल फंक्शंस जिन्हें हम कह लें, वो क्या है? वो प्रोग्राम के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। कोई भी प्रोग्राम है हमारे पास C++ का, उसके अंदर अगर हम अपनी टास्क को डिवाइडेड करके डिफरेंट ब्लॉक्स में रखते हैं तो क्या कहला रहे होते हैं? फंक्शंस कहलाते हैं, जो कुछ आर्गुमेंट भी लेते हैं और कुछ रिटर्न भी कर सकते हैं। जबकि अगर मेंबर फंक्शंस की बात करें तो अगर वही फंक्शंस एक क्लास के अंदर डिफाइंड हो जाएं तो क्या कहलाते हैं? मेंबर फंक्शंस कहला रहे होते हैं। और अगर उन मेंबर फंक्शंस का नेम क्लास के नेम जैसा होगा तब क्या है? वो कंस्ट्रक्टर होगा। और कुछ रूल्स कंस्ट्रक्टर के लिए जो थे हमने कल डिस्कस किए थे, तो अगर वो रूल्स भी फॉलो कर रहा होगा, फॉर एग्जांपल वो कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी उसकी और उसके साथ साथ पब्लिक भी होगा। तो बच्चों, अब हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को देख रहे हैं जो कि फंक्शन ओवरलोडिंग से मिलती जुलती है, लेकिन डिफरेंस क्या है? उसमें सिर्फ फंक्शन से, इसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर की बात करेंगे। सो बच्चों, इधर कंस्ट्रक्टर्स यूज ऑफ मोर देन वन फंक्शन इन द सेम क्लास इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। रिपीट कर रहा हूं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बेसिकली एक टेक्निक है जिसके अंदर हम एक से ज्यादा फंक्शंस को यूज करते हैं। देखें क्या लिखा हुआ है, यूज ऑफ मोर देन वन फंक्शंस इन द सेम क्लास इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर्स क्लास का हिस्सा है। अगर सेम नेम के साथ एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर या एक से ज्यादा फंक्शंस को हम यूज कर लें क्लास के अंदर तो क्या कहलाते हैं? कंस्ट्रक्टर्स कहला रहे होते हैं और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग परफॉर्म हो रही होती है। कब ओवरलोडिंग परफॉर्म होगी कंस्ट्रक्टर्स की? जब एक से ज्यादा फंक्शंस हैं जिनके नेम तो सेम है लेकिन उनके पैरामीटर्स डिफरेंट हैं। तो वही बात, लाइक फंक्शंस कंस्ट्रक्टर्स कैन आल्सो बी ओवरलोडेड। फंक्शंस की तरह हम कंस्ट्रक्टर्स को भी ओवरलोड कर सकते हैं विद सेम नेम बट डिफरेंट टाइप्स और नंबर ऑफ पैरामीटर्स। मींस जिनका नेम तो सेम है लेकिन उनमें डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं, या अगर सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी हैं तो उन पैरामीटर्स की डाटा टाइप डिफरेंट है। लाइक एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें हम इंटीजर टाइप का एक पैरामीटर इनपुट दे रहे हैं, दूसरा कंस्ट्रक्टर हो जिसमें एक ही इनपुट आ रही होगी लेकिन वो फ्लोट टाइप का पैरामीटर होगा, तो टाइप डिफरेंट होगी।
इन द सेम वे अगर एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें एक इनपुट पैरामीटर आ रहा है तो दूसरा कंस्ट्रक्टर हो सकता है जिसके अंदर 2 या 3 इनपुट पैरामीटर आ रहे हैं। नेम सेम है, कॉल हम एक दफा कर रहे हैं या कॉल हम डिफरेंट वैल्यूज के साथ कर रहे हैं तो उनका बिहेवियर डिफरेंट हो रहा है, उनकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट हो रही है। यही चीज क्या कहलाती है? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहला रही है। तो बच्चों इस पॉइंट को दोबारा देख रहे हैं। लाइक फंक्शंस, constructors can also be overloaded with same name but different types. Types का मतलब data types और number of parameters. 1 पैरामीटर भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, 10 पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के लिए था। अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का नेक्स्ट पॉइंट, इन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग द कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट्स। अब आपने एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर्स डिफाइन किए हुए हैं एक क्लास के अंदर, लेकिन उनमें से कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा? तो इसे कंप्लीट करते हैं। द कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट्स हुज पैरामीटर मैच द आर्गुमेंट्स। जिसके पैरामीटर्स आर्गुमेंट्स के साथ मैच कर रहे होंगे, कौन से? पास्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। जब हमने ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया तो वहां पर हमने जितने आर्गुमेंट्स दिए उतने, अगर वो आर्गुमेंट्स और यहां पर इनपुट पैरामीटर्स ऑफ द कंस्ट्रक्टर दोनों मैच कर रहे होंगे, उनकी टाइप्स, उनके नंबर ऑफ पैरामीटर्स, तब वो कंस्ट्रक्टर, वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये आपको बात इस तरह से भी मैं समझा दूं कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हो और उसको कोई पैरामीटर नहीं देते, तब आपकी क्लास के अंदर जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइंड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आप एक इंटीजर टाइप कंस्ट्रक्टर आपने बनाया हुआ है और उसे एक इनपुट पैरामीटर प्रोवाइड कर रहे हो, एक आर्गुमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, जब ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं तब वो उस कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट कर देगा। इन्हें हम डिटेल में एग्जांपल्स में देखेंगे। उससे पहले नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि इट अलाउज द यूज ऑफ अ कंस्ट्रक्टर इन डिफरेंट वेज। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग अलाउ कर रही है कि हम कंस्ट्रक्टर्स को डिफरेंट वेज में यूज कर सकें फॉर डिफरेंट पर्पसेस और फंक्शनैलिटी, डिफरेंट पर्पसेस या डिफरेंट फंक्शनैलिटीज के लिए। लाइक आपने डिस्प्ले का एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लिया। अब एक क्लास के अंदर, डिस्प्ले नाम की क्लास के अंदर आपके पास मल्टीपल डिस्प्ले के कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं। आप एक कंस्ट्रक्टर जिसका कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं है, आप उसमें कह देते हो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। दूसरा कंस्ट्रक्टर जिसमें 1 आर्गुमेंट है, आप कहते हो कि ये कंस्ट्रक्टर 1 है। तीसरा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर आप 2 इनपुट पैरामीटर या आर्गुमेंट्स गेट कर रहे हो, उसे आप कह देते हो कि ये कंस्ट्रक्टर 2 है। डिस्प्ले करवा देते हैं मैसेजेस को, तो मीन्स कि आपके पास क्या आ गया? डिफरेंट फंक्शनैलिटी या डिफरेंट आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अब आते हैं हम इसके सिंटैक्स की तरफ, और सिंटैक्स के जरिए से इसे समझते हैं कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कैसे परफॉर्म की जा सकती है हमारे प्रोग्राम्स में। जी बेटा, हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की डेफिनेशन देख ली, हमने ये भी देख लिया कि वो एग्जीक्यूट कब करेंगे। अब हम सीखते हैं कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को अपने प्रोग्राम्स में कैसे अप्लाई किया जा सकता है। उसके लिए सिंटैक्स देखें बोर्ड के ऊपर कि क्लास और क्लास के बाद क्लास का नेम आ गया। ये क्लास नेम के जरिए हमने एक क्लास डिफाइन कर दी और इसकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। इसकी बॉडी के अंदर हमने क्या किया है? पब्लिक का एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन कर दिया है। क्यों किया? क्योंकि हम कंस्ट्रक्टर्स डिफाइन करने जा रहे हैं और कंस्ट्रक्टर्स ऑलवेज पब्लिक होते हैं। तो बेटा इसमें पब्लिक हमने डिफाइन किया। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? क्लास का नेम लिख रहे हैं। वही क्लास का नेम, एक फंक्शन का नेम भी आ गया। और कितने आर्गुमेंट्स आ रहे हैं? कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं आ रहे। और इसकी बॉडी में हम कह रहे हैं ये क्या है? कंस्ट्रक्टर 1 है। एक और फंक्शन डिफाइन किया है और उस फंक्शन का नेम भी क्लास के नेम वाला ही है। तो लेकिन इसमें आप ये देखोगे लिख दिया गया कि एक आर्गुमेंट आइदर इंटीजर टाइप का है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, डबल है, लॉन्ग डबल है, किसी भी टाइप का हो सकता है। लेकिन क्या कितने आर्गुमेंट्स आ रहे? एक। इसमें कितने थे? कोई नहीं था।
तब यहां पर आपके पास क्या आ गया, ये दूसरा फंक्शन आ गया, इसमें कंस्ट्रक्टर 2 हम मेंशन कर देते हैं। और सी आउट करवा कर प्रिंट भी करवाना चाहें तो प्रिंट भी करवा सकते हैं, लेकिन ये जनरल सिंटैक्स है, इस वजह से हम इसे जनरली डिस्क्राइब कर रहे हैं। फिर इसके बाद थर्ड फंक्शन है जिसका नाम भी क्लास का नाम ही है, क्लास नेम, लेकिन इसके अंदर आर्गुमेंट्स की तादाद पहले वाले फंक्शन से डिफरेंट है। तब क्या, ये भी हमारे पास एक और कंस्ट्रक्टर आ गया। अब इधर एरर नहीं आएगा अगर हम सेम नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स या सेम टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स रख दें एक से ज्यादा मेंबर फंक्शन या फंक्शंस के लिए या कंस्ट्रक्टर्स के लिए, तब एरर जनरेट हो जाएगा। तो ये रूल है कंपाइलर के लिए कि कंपाइलर क्या करता है, एक फंक्शंस को डिटरमाइन करता है कि क्या इनके आर्गुमेंट सेम तो नहीं है, क्या इनके पैरामीटर्स क्या टाइप सेम तो नहीं है, तो उनकी बेस के ऊपर ये इन्हें डिफरेंशिएट कर रहा होता है। तो बेटा ये था आपके पास एक क्लास का सिंटैक्स। क्लास के अंदर हमने 3 कंस्ट्रक्टर्स डिफाइन कर दिए, कंस्ट्रक्टर 1, 2, 3। 1 के अंदर कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं है, 2 के अंदर 1 आर्गुमेंट है, 3 के अंदर एक से ज्यादा आर्गुमेंट हैं, और ये आर्गुमेंट सेम नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स भी हो सकते हैं विद डिफरेंट डेटा टाइप्स। बट याद रखें कि आपके प्रोग्राम में या आप जो क्लास डिफाइन कर रहे हैं उनमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक ही होगा, लाइक दिस वन, कि इसमें हमने क्या किया है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी है, और ये कौन से यूजर डिफाइंड या एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर्स हैं जो कि पैरामीटर्स गेट कर रहे हैं। तो ये था सिंटैक्स बेटा, इसको अभी हम एग्जांपल में यूज करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसे एफिशिएंटली एग्जांपल्स में यूज किया जा सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। ओके बच्चों, अब हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जिसके जरिए से हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कैसे परफॉर्म की जा सकती है। तो एग्जाम्पल के जरिए अगर हम देख रहे हैं तो हमने वही स्टार्ट किया कि हेडर फाइल्स डिफाइन कर दी, हेडर फाइल्स के बाद एक क्लास डिफाइन कर रहे हैं, और क्लास किस नाम की है, सी रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल की एक क्लास है। इसकी बॉडी के अंदर अगर हम देखें तो बॉडी में क्या, प्राइवेट का एक्सेस स्पेसिफायर आ रहा है जिसके जरिए से हम क्या कर रहे हैं, विड्थ और लेंथ के वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। अब ये प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर हो गए, इसके अगेन ये भी बताता चलूं, ये प्राइवेट ना भी लिखें तो हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि ये बाय डिफॉल्ट क्या होंगे, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स ही होंगे। अब हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन किया, क्यों, क्योंकि इसके बाद जो मेंबर फंक्शंस रखे जाएंगे वो हम कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये देखें, पहला मेंबर फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है जिसका नाम क्या है, सी रेक्टेंगल। अब सी रेक्टेंगल क्लास का नाम भी तो सी रेक्टेंगल है, तो दोनों के नाम सेम है, लेकिन कितने आर्गुमेंट्स आ रहे हैं, कोई आर्गुमेंट्स नहीं में आ रहे हैं। इसकी बॉडी में आते हैं, इसकी बॉडी के अंदर हमने वेट्स को वैल्यू असाइन कर दी 5, लेंथ को वैल्यू असाइन कर दी 15, तो ये वेट और लेंथ को वैल्यू असाइन हो गई है, ठीक है, और ये वाला फंक्शन यहां पर एंड हो गया। नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर या मेंबर फंक्शन को हम देखते हैं, तो ये क्या है, ये भी सी रेक्टेंगल है, नेम सेम है, ये देखें, ये क्लास का नेम, इस फंक्शन का नेम, इस फंक्शन का नेम, सारे नेम सेम है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या कर रहे हैं, इसके अंदर सबसे पहले तो 2 पैरामीटर्स मौजूद है, और दोनों किस टाइप के, इंटीजर टाइप के, ए और बी। अब जब इस कंस्ट्रक्टर को हमने एग्जीक्यूट करवाना होगा तब हम ऑब्जेक्ट के साथ 2 वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो बेटा यहां से हम देख रहे हैं हमने इसमें क्या फंक्शनैलिटी डिफाइन की है कि विड्थ को a की वैल्यू असाइन कर दी, मींस यूजर जो वैल्यू वहां से मेन फंक्शन से देगा वो वैल्यू कहां पर आकर स्टोर हो जाए, विड्थ में आ जाए। फिर इसी तरह नेक्स्ट देखें तो जी लेंथ इज इक्वल टू बी, यानी कि b की वैल्यू कहां असाइन होगी, लेंथ में। यहां से उस फंक्शन में वैल्यूज आई a और b में, और a और b की वैल्यूज किसको, विड्थ और लेंथ को असाइन होगी। अब इसके बाद एक और मेंबर फंक्शन हमने डिफाइन किया है, और वो मेंबर फंक्शन कौन सा है, एरिया का। क्या ये कंस्ट्रक्टर है, नहीं बच्चों, ये कंस्ट्रक्टर नहीं है। क्यों नहीं है, सबसे पहला रूल कि इसका नेम क्लास का नेम होना चाहिए, यही रूल
फॉलो नहीं हो रहा। फिर सेकंड रूल था कि रिटर्न टाइप नहीं होनी चाहिए, इसमें रिटर्न टाइप भी मौजूद है, तो मीन्स के ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर नहीं, लेकिन ये मेंबर फंक्शन है। क्यों मेंबर फंक्शन? इस वजह से ये क्लास की बॉडी के अंदर डिफाइंड है। अब इसके अंदर क्या किया, एरिया और एरिया कैलकुलेट करते हैं, रिटर्न की स्टेटमेंट रिटर्न के लिए। इसके बाद हमने क्या कर रहे हैं, लेंथ इनटू विड्थ, के लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करो और एरिया कैलकुलेट करके रिटर्न कर दो। ये रिटर्न कहाँ होगा, जब हम एरिया का फंक्शन कॉल करेंगे, ये रिटर्न भी वहीं पर होगा। और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, क्लास को हमने एंड कर दिया। यहाँ पर क्या क्या हो गया, एंड ऑफ क्लास आ गई, कि जो क्लास हमने एक डिफाइन की थी वो यहाँ पर एंड हो गई। उसके बाद हम मेन फंक्शन लिख रहे हैं। मेन फंक्शन के अंदर क्या लिखा, हमने इस क्लास टाइप के दो ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर किए, R1 और R2। अब सी रेक्टेंगल R1 और R1 को देखें कि दो आर्गुमेंट्स भी प्रोवाइड कर दिए 5 एंड 15 हमने, और दो ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर किए R1 और R2, और R1 को दो आर्गुमेंट्स भी प्रोवाइड कर दिए 5 एंड 15। अब जैसे ही इसे ये आर्गुमेंट्स मिलेंगे, कंपाइलर इसे एग्जीक्यूट करेगा, तो कंट्रोल कहां पर आ जाएगा, कंट्रोल इस कंस्ट्रक्टर पर आ जाएगा। कैसे मैच करेगा कि ये भी इंटीजर वैल्यू, ये भी इंटीजर वैल्यू, और कितने आर्गुमेंट्स हैं, दो आर्गुमेंट्स हैं, और ये आर्गुमेंट्स हमारे पास इधर कंस्ट्रक्टर्स की लिस्ट में चेक करेगा कि किसके साथ मैच कर रहे हैं, तो इस कंस्ट्रक्टर के साथ मैच कर रहे हैं, इसके भी दो आर्गुमेंट्स हैं और दोनों इंटीजर टाइप हैं। तो कंट्रोल इधर आ जाएगा और यहां पर कंपाइलर ए की वैल्यू को असाइन कर देगा, किसे, विड्थ में, मींस के 5 किसको असाइन होगी, विड्थ को, 15 किसको असाइन होगी, लेंथ में। और इसे एंड करने पर कंट्रोल वापस उस पोजीशन पर चला जाएगा, यहां पर जहां से वो कॉल हुआ था। इसके बाद दोबारा एक और ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हुआ, और वो कौन सा है, सी रेक्टेंगल R2, लेकिन R2 को हमने कोई भी आर्गुमेंट नहीं प्रोवाइड किया। तो मतलब कि ये कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करेगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हुआ तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ये एग्जीक्यूट कर देगा, और यहां पर इसकी वैल्यू 5 एंड 15 रख रहे। ठीक है, इन्हें डिफरेंट करने के लिए मैं थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर देता हूं, इस 5 को मैं 25 कर देता हूं। क्यों, ताकि वो भी 5 एंड 15, ये भी 5 एंड 15, रिजल्ट्स में डिफरेंस हमें पता नहीं लगना था। तो ये अब 25 विड्थ को आ गया एंड लेंथ का क्या है, 15 आ गई। तो बच्चों अब इसके बाद कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट पर जाता है और कैलकुलेट करता है, प्रिंट करवाता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 is equal to R1 डॉट एरिया। अब R1 में कौन सी वैल्यूज लोडेड है, ये किस कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट कर रहा था, R1 में 5 एंड 15 की बेस पर कंट्रोल कहां आया हुआ था, यहां पर आया था। और विड्थ और लेंथ में कौन सी वैल्यूज थी, क्या थी, 5 एंड 15 थी। और जब R1 डॉट एरिया किया तब मींस के एरिया का फंक्शन कॉल हुआ, और इसमें जो वैल्यूज इस ऑब्जेक्ट की वजह से लोडेड थी उनकी बेस के ऊपर ये क्या करेगा, लेंथ इनटू विड्थ करके उसे रिटर्न कर देगा। क्या वैल्यू आएगी, ये हमारे पास 75 आ जाएगी। और इसके बाद सेकंड आ गया, इधर नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आया, न्यू लाइन \n एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 आउटपुट में प्रिंट होगा और इक्वल टू के बाद अब देखें R2 डॉट एरिया, R2 की वजह से ये ऑब्जेक्ट 2 आ गया। ऑब्जेक्ट 2 के अंदर लेंथ एंड विड्थ की कौन सी वैल्यूज लोडेड हैं, 25 एंड 15। अब 25 एंड 15 जो हैं ये मिलकर क्या बना देंगे, ये हमारे पास
375 बना देंगे और ये वैल्यू यहां पर लिखी जाएगी। मीन्स देखिए उसका एरिया 75 और दूसरे का एरिया 375, लेकिन हमने तो यहां पर क्या किया था, ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट किए, लेकिन क्लास तो सेम है, ये भी फंक्शन सेम है, एरिया का फंक्शन सेम है, लेकिन वैल्यूज डिफरेंट आ रही। वैल्यूज क्यों डिफरेंट आ रही? इन ऑब्जेक्ट्स की वजह से डिफरेंट आ रही हैं। हाँ, मैंने आपको जब ऑब्जेक्ट्स का टॉपिक पढ़ाया था उसमें बताया था कि हर ऑब्जेक्ट अपनी अपनी अलग-अलग मेमोरी एलोकेट कर रहा होता है, क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स और जो फंक्शंस डिफाइंड होते हैं उनके लिए। तो देखिए R1 ने क्या किया, वैल्यूज अलग से स्टोर कर ली, R2 ने अलग से वैल्यूज स्टोर कर ली। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आपके पास कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो रही होती है आपके प्रोग्राम्स में। तो बेटा ये था आपके पास टॉपिक कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का। इन 3 टॉपिक्स में आपको कंस्ट्रक्टर्स, कंस्ट्रक्टर की टाइप्स एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में समझ आ गई होगी और इसकी एग्जांपल भी हमने डिस्कस कर ली है। अब इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आपके पेपर्स में लाजमी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। अपना ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।